वेलकम टू आवर वाईटी फैक्ट विद आरजे। और आज अपन जो है यहाँ पे कक्षा 8 का पहला मैथ का अध्याय परिमेय संख्या पर जो चर्चा करेंगे। और परिमेय संख्या में भी अपन जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर में तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप ये जो थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आंसर में कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, एग्जाम्पल है और बाकी बहुत नॉर्मल से आपके क्वेश्चन आंसर है। इस बार पूरा सिलेबस काट दिया गया है, तो कोशिश करूँगी कि आपको ये थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगी प्रश्नावली। और नेक्स्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा कि आपको क्या हेल्पफुल लगा नहीं लगा। ऐसे ही वीडियो आगे आपके आते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अपन करते हैं, चैप्टर है अपना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले अपने को जो है क्या करना चाहिए कि जो पहला अपना पूर्व ज्ञान है उसको समाहित कर लेना चाहिए। मतलब जो अपने पास पहले से नॉलेज है, अब तक अपन ने पढ़ी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उनको एक बार का रिकॉल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो है आपका प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या होती है 1 से अनंत तक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसको अगर आप गणितीय रूप में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर अनंत। और ये जो आपका सिंबल है लेटा हुआ 8 की जैसे, तो ये है आपका अनंत का सिंबल। किसका है? अनंत का। वैसे ही जो है नेक्स्ट है आपका पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो आपका जो है, हाँ, प्राकृत संख्या में आपसे पूछा जा सकता है, और आगे आपने छोटी क्लास में ये 5th क्लास में पढ़ लिया कि जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो आपकी 1 है। फिर है आपका कि पूर्ण संख्या, तो 0 से अनंत तक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसको गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो ये 0 to आपका अनंत हो गया, 0 से अनंत तक। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट तीसरी परिभाषा, वो है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो है वो आपकी है शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये कहाँ पढ़ा था आपने? तो ये कक्षा 7 में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? कक्षा 7 में। और इसको आप गणितीय रूप में लिखना चाहो तो ये आपका अनंत हो गया, और यहाँ पर आपके कैसे आ जाएंगे? ऋणात्मक नंबर आ जाएंगे, मतलब -2, -1, 0, और इधर आपके धनात्मक नंबर आ जाएंगे 1, 2 एंड सोन इन्फिनिटी। मतलब आपका अनंत तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा? अनंत तक आ जाएगा। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है आपके पूर्णांक में कौन समाहित है? आपकी प्राकृत संख्या भी समाहित है और आपकी जो है पूर्ण संख्या भी इसी में शामिल होती है। फिर अपना जो है मेन टॉपिक अब आएगा, जो अपना 8th क्लास का चैप्टर 1 है, और वो है आपका परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। दोबारा बोल रही हूँ, और जिनको नोट्स बनाने हैं इसके नोट्स बना लीजिए। आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस थ्योरी में से पूछेगा, तो आपका जो है क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके तथा q का मान जहाँ पर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको परिभाषा में लिखना मस्ट है। मतलब आप परिभाषा लिख रहे हो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, तो आगे बेटा एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो लिखनी पड़ेगी जहाँ हर 0 नहीं होना चाहिए या हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब जैसे मैं आपको दे दूँ 1/2, तो क्या है ये? 1/2। 1/2 का मतलब हुआ ये आपकी क्या है? 1 तो हो गया आपका अंश और 2 हो गया आपका हर। तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि 0 क्या है? 0 क्या परिमेय संख्या है? तो बेटा डेफिनेटली है। अगर कोई भी संख्या नहीं है इसका मतलब इसके नीचे क्या है? 1 है। और किसी भी संख्या में जब आप जो है 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो तो वापस आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही जो है आपको कोई भी नंबर दे दिया, केवल 1 दे दिया और पूछे कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, ये परिमेय संख्या है। इस 1 के नीचे आप 1 लिखोगे तो इसके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब जितने भी आपने प्राकृत पूर्ण संख्या पढ़ी उनका कोई भी आप नंबर ले रहे हो तो सभी किस में हैं? परिमेय संख्या में शामिल होंगे। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया, आशा करती हूँ, और मेरी तरफ से मैंने एफर्ट लगाए हैं कि आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप इसको जो है
एक जगह स्टॉप करके और लिख सकते हैं। बहुत यूज़फुल चीज़ है आपके लिए, आगे काम में आने वाली। अब अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे अपन? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में जो है 3 गुणधर्म आपको कुल पढ़ने हैं। पहला है आपका समवर्त, दूसरा है आपका क्रम विनिमेयता और तीसरा है आपका साचर्यता। मतलब जो है पहला समवर्त, समवर्त में जो है आपके ये बात करता है कि आप अगर प्राकृत संख्या ले रहे हो और प्राकृत संख्या में आप क्रिया करो, चाहे योग की, चाहे आप वैकलन की, चाहे आप गुणन की, चाहे आप भाग की, चारों में से आप कोई भी क्रिया करते हो और आपका जो है परिणाम वापस जो है, अगर प्राकृत संख्या ली है तो वापस किस समूह की बात करेगा? परिणाम आपका प्राकृत संख्या ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परिणाम आपका प्राकृत संख्या ही आना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा? कि समव्रत है। क्या है? समव्रत है। ऐसे ही अगर आपने पूर्ण संख्या ली, उसमें आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तो आपका अगर समूह पूर्ण संख्याएं क्या बात करी, तो एक समझने की कोशिश करना। आप मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आप ले लीजिए, जो है यहाँ पर आपका एक है। एक किस में आता है? तो आपको पता है एक से अनंत आपका किस में आता है? प्राकृत संख्या में आता है। किस में आता है? प्राकृत संख्या में आता है। और एक में आपने जो है क्या जोड़ा? कोई एक दूसरा नंबर ले लो, क्या जोड़ा आपने? 2 जोड़ा। और परिणाम क्या आया आपका? 3 आया। क्या आया? 3 आया। तो 3 जब बेटा आपको पता है कि एक से आपकी शुरू होती है और प्राकृत संख्या कहाँ ख़त्म होती है? अनंत पर ख़त्म होती है। तो ये जो परिणाम है ये किसको बता रहा है? आपके प्राकृत संख्या का ही बता रहा है। मतलब समान समूह का मतलब आप 4 समूह की बात करेंगे जो आपने ऊपर पढ़े थे। पहला आपका प्राकृत संख्या, दूसरा आपका पूर्ण संख्या, तीसरा आपका पूर्णांक संख्या और चौथा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में क्रम विनिमेयता, दूसरा है आपका क्रम विनिमेयता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है, तो देखो यहाँ पर 2 मतलब आपको पहले पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद में उनमें अंतर बताऊंगी कि कैसे आप पहचान करोगे। तो क्रम विनिमेयता का मतलब ये हुआ कि आपने स्थान परिवर्तन कर दिया। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर अगर परिणाम नहीं बदलता है तो यह गुण क्या कहलाएगा? आपका क्रम विनिमेयता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रम विनिमेयता कहलाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है a प्लस बी, बी प्लस ए। मान लीजिए a का मान कुछ भी आप तो मान लो 2 है और b का मान आपका क्या है? 5 है। कितना है? 5 है। वापस b का मान आपने 5 माना तो 5 लिख दीजिए और a का मान कितना है? 2 है। अब जो है ये कहता है कि आपने क्रिया कौन सी करी? योग की। इसका मतलब ये कहता है कि चाहे आप जो है 2 में 5 जोड़ो तब भी आपका कितना आएगा? 7 आएगा। और 5 में 2 जोड़ोगे तब भी कितना आना है? 7 आना है। तो क्या परिणाम बदला? क्या स्थान परिवर्तन किया? पहले एक ए में बी को जोड़ा और दूसरी बार में अपन ने बी में किसको जोड़ा? ए को जोड़ा। लेकिन जो आपका परिणाम है वो परिणाम कैसे भी आपने योग किया तो कितना आया? 7 आया। तो ये आपका क्या कहलाता है? गुण क्रम विनिमेयता गुण कहलाता है। ये क्रिया आपकी योग की है। ऐसे ही आपका जो है वैकलन के लिए होगा। वैकलन में होगा तब आपका a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में गुणन में होगा तब a गुणा b हो जाएगा और b गुणा a हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपका इसकी पहचान बताऊं तो क्रम विनिमेयता के लिए आपके पास कितनी संख्याएं होगी? 2 होगी। क्रम विनिमेयता में जो है आपकी संख्याएं कितनी होगी? 2 होगी। मतलब a प्लस बी का मतलब डिजिट कितनी आएगी आपके पास? 2 आएगी। और सेम जो है आपका कैसा है गुण दूसरा जो है वो साचर्यता का। किसका गुण है? साचर्यता का। इसका मतलब जो बात क्रम विनिमेयता में अपन ने पढ़ी थी वही जो है किसमें पढ़ेंगे? साचर्यता में। तो साचर्यता क्या कहता है? वही बात है कि स्थान परिवर्तन करने पर आप चाहे योग कर रहे हो, चाहे वैकलन कर रहे हो, चाहे आप गुणन कर रहे हो, चाहे आप भाग की क्रिया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपका परिणाम जो है यथावत रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो आपका जो है क्या कहलाएगा? ये गुण साहचर्यता। लेकिन इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है? कि कम से कम 3 संख्या। इसमें जो है आपकी क्रम क्रम विनिमेयता में कितनी थी? 2।
और साहचर्यता में कितनी होगी, 3 होगी। तो आपको जो है प्रश्न देगा, और इस बार प्रश्नावली में कुछ ऐसे ही प्रश्न दे रखे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से। तो साहचर्यता में क्या है कि कम से कम 3 होगी, इसका मतलब 3 आती है, आपको वहाँ पर क्या लिखना होगा, साहचर्य का गुण लिखना पड़ेगा। और अगर 2 है तो क्या लिखोगे, क्रम विनिमय। इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी कोई 3 संख्याएं हैं। तो मान लो आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए का मान आपने कितना लिया था, 2, और फिर बी का मान कितना लिया था, 5। मान लो सी का मान आपके पास 1 है। फिर वापस लिखो, यहाँ पर ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना है, 5, और सी का मान कितना है, 1। ऐसे ही यहाँ पर जो है ए का मान कितना था, 2, सी का मान कितना है, 1, और बी का मान कितना है, 5। तो ये ऐसे मत सोचना कि कोई मनमानी करी है, नहीं, मैंने कोई मनमानी नहीं करी है। आप अपनी इच्छा से जो है इस संख्या को मान लीजिए। ए का कोई मान लीजिए, बी का कोई मान लीजिए, सी का मान लीजिए, लेकिन वो तीनों जगह आपको समान मान रखना है। यहाँ पर ए का मान कितना है, 2, तो मैंने हर जगह ए का मान कितना रखा है, 2 ही रखा है। बी का मान कितना है, 5, तो मैंने बी का मान यहाँ पर भी 5 लिया है और यहाँ पर भी 5 लिया है। सी का मान मैंने 1 माना था, तो सी यहाँ है। सी का मान मैंने यहाँ पर भी कितना लिया है, 1, और यहाँ पर भी सी का मान कितना लिया है, 1। जो अपनी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इनमें स्थान परिवर्तन करते हो तो गणित का क्या नियम है, बोर्डमास रूल पढ़ा होगा आपने, बोर्डमास नियम। वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, कोष्टक हल करना है। तो सबसे पहले आप कोष्टक हल करिए, 5 में 1 जोड़ें, कितना होता है, 6, और 6 में 2 जोड़ो तो कितना आता है, 8 आता है। ऐसे ही आप यहाँ कोष्टक हल करिए, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, और 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। इसी प्रकार यहाँ पर कोष्टक हल करें सबसे पहले, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3, और 3 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट बेटा सब में आपने तीनों बार किया, कितना आया, 8। क्या रिजल्ट बदला, नहीं बदला। और रिजल्ट परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गुण सहचर्यता का गुण है। और अगर आप कर रहे हो परिणाम नहीं बदल रहा है तो ये क्या होगा, सहचर्यता का गुण। कंडीशन क्या होगी, कम से कम 3 संख्या, और क्रम विनिमयता के लिए कम से कम 2 संख्या। नेक्स्ट है आपका थ्योरी में वो जो है शून्य की भूमिका। क्या है, शून्य की भूमिका। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन पिछली बार आपके बोर्ड में पूछा गया है यहाँ से सवाल, और डेफिनेटली अब भी पूछा जा सकता है। हालांकि सिलेबस बहुत हटा दिया गया है अब, लेकिन जो है ये नहीं हटाया, ये थ्योरी पार्ट में आज भी है। तो शून्य की भूमिका मैंने क्या लिखा, योज्य तत्समक। इस योज्य तत्समक का मतलब समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या लिखना चाहा। तो योज्य तत्समक का मतलब है कि आप शून्य में कोई भी संख्या जोड़ते हो, शून्य में अगर मैंने 2 जोड़ा तो परिणाम वापस कितना देगा, वही संख्या। मतलब जो संख्या मैंने जोड़ी, कौन सी संख्या जोड़ी, 2, तो परिणाम कितना आया, 2। इसका मतलब तत्समक का मतलब आपका क्या हुआ, परिणाम का नहीं बदलना, जैसा का तैसा। मतलब तत्समक का मतलब क्या हुआ, जैसा का तैसा। तो आपने 0 में कौन सी संख्या जोड़ी थी, 2, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी। और ये क्या कहलाता है, तत्समक। ये गुण क्या कहलाता है, तत्समक। और क्रिया कौन सी हो रही है आपकी, योग की, इसलिए इसको क्या बोला, योज्य तत्समक। इसलिए इसको क्या बोला, योज्य तत्समक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि योज्य तत्समक कौन है, फिर आपको जो है ऑब्जेक्टिव में 0, 1, 2, 3 आदि दे देगा। तो उसमें आपका क्या होगा, 0। कौन होगा, 0। उसके बाद में 1 की भूमिका, तो मैंने 1 की भूमिका में लिखा है गुणात्मक तत्समक। तो तत्समक तो बेटा सेम बात है कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, समान रहेगा, जैसा का तैसा। लेकिन क्रिया कौन सी होगी, क्रिया पढ़ो गुणात्मक। मतलब आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। यहाँ योज्य मतलब आपने क्या किया, योग किया। इसका मतलब मैं इसको समझाना चाहूँ तो आपका 1 है, और 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो आपको वापस वही संख्या देगा जिससे आपने गुणा किया है। 1 गुणा 4 तो परिणाम 4, मतलब वही संख्या प्राप्त हो गई। मैंने 4 से गुणा किया, वापस परिणाम क्या आ गया, 4। तो ये किसी तरह का परिवर्तन नहीं करता है। इसका मतलब शून्य कैसा है, योज्य तत्समक की भूमिका निभाता है, और 1 कैसा है, गुणात्मक तत्समक। तो इनको भूल मत जाना, योज्य का मतलब होता है योग से, गुणात्मक का मतलब है गुणा से। और ये बहुत सिंपल सी बात है, जब अपन छोटे होते हैं आपको पहाड़े सिखाए जाते हैं तो आप क्या बोलते हो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। तो ये ऐसा है कि आप जो है 1 से किसी भी संख्या को गुणा कर रहे हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो, योग कर रहे हो, तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। होपफुली ऐसी आशा है मेरी कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ये तो हो गई अपनी इसकी पूरी
जो है थ्योरी दे रखी थी इन लोगों ने और कुछ सारणियाँ दे रखी है, तो वो उस पर चर्चा करेंगे। और चैप्टर में तो 2 ही प्रश्न हैं, बहुत नॉर्मल से। अगर आपने ये मेरी थ्योरी पढ़ ली तो आप खुद जो है उसके आंसर खुद टिक कर लेंगे कि हाँ मुझे अब सब समझ में आ गया है। थैंक यू गाइज़।